हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 9 के लिए वीडियो नंबर 2 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम और प्रकाश का जो परावर्तन है उसके प्रकार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो देखो, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इस घटना को हम समझेंगे, लेकिन समझने से पहले 3 प्रकार की जो पदार्थ है उसके बारे में आप जान लो। तो 3 प्रकार के पदार्थ मैं आपको बता रहा हूं प्रकाश से संबंधित, उनको आपको समझना है पहले। तो देखो, एक पदार्थ आपको पढ़ना है पारदर्शी पदार्थ। एक प्रकार का पदार्थ आपको पढ़ना है अपारदर्शी पदार्थ। और तीसरा प्रकार का पदार्थ आपको पढ़ना है पारभासी पदार्थ। पहले इन तीनों पदार्थों के बारे में आप जान लें, उसके बाद में अपन प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी का मतलब है कि जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो ऐसा पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है वो पारदर्शी पदार्थ होता है। लेकिन हम एक बात ये भी जाने कि उसके आर पार हमें दिखाई क्यों देता है, तो उसके पीछे कारण यह है कि उसके आर पार से प्रकाश गुजर सकता है। उसके आर पार से क्या हो सकता है, प्रकाश गुजर सकता है। तो पारदर्शी पदार्थ ऐसे पदार्थ है जिनके आर पार से प्रकाश निकल सकता है। जैसे वायु एक पारदर्शी पदार्थ है, इसके आर पार हम देख सकते हैं। पानी एक पारदर्शी पदार्थ है, इसके आर पार देखा जा सकता है। एक होता है अपारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी पदार्थ वो पदार्थ है जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। अब इसके आर पार नहीं देखा जा सकता, इसके पीछे कारण यह है कि इसके आर पार बिल्कुल भी प्रकाश नहीं गुजरता है। जैसे पत्थर एक अपारदर्शी पदार्थ है। पत्थर के अलावा लोहा, सोना, चांदी, ये सब कैसे पदार्थ है, अपारदर्शी पदार्थ। इनके आर पार बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता, इनके आर पार प्रकाश नहीं गुजरता है। तीसरे है पारभासी पदार्थ। तो ये वो पदार्थ है जिनमें से हमें धुंधला दिखाई देता है। इनमें क्या होता है कि प्रकाश की कुछ मात्रा तो आर पार निकल जाती है और कुछ मात्रा नहीं निकल पाती है। जैसे तेल लगा हुआ कागज है, कागज के ऊपर तेल लगा करके उसको देखें आप, तो उसमें से धुंधला हमें दिखाई देता है। ठीक इसी तरीके से कोई पतला कपड़ा है तो उसके आर पार प्रकाश गुजरता तो है, लेकिन कम मात्रा में गुजर पाता है। तो इस कारण से वो कैसा दिखाई देता है, उसमें अंदर से हमें धुंधला दिखाई देता है। तो पहले हम इन पदार्थों की परिभाषा लिख लेते हैं भाई, फिर उसके बाद में आगे अपन बात करेंगे। तो देखो, ऐसे पदार्थ जिनके आर पार प्रकाश गुजर सकता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। दूसरी बात क्या है कि पारदर्शी पदार्थों के आर पार देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। इसके उदाहरण भी मैं ले लूं कि जैसे जल हुआ,
वायु हुआ, तो ये पदार्थ जिनके आर पार हम देख सकते हैं। दूसरे अपारदर्शी पदार्थ, तो इसके लिए देखो क्या है, ऐसे पदार्थ जिनके आर पार प्रकाश नहीं गुजर सकता है। अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, है ना। और आगे अपन क्या लिखे, अपारदर्शी पदार्थों के आर पार बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है। इसके उदाहरण जैसे अपन लेवे, तो जैसे हो गया आपके पत्थर, लोहा, सोना, चांदी आदि। तीसरे प्रकार के पदार्थ अपने पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। तो देखो इसके लिए क्या होगा, ऐसे पदार्थ जिसमें से प्रकाश की कुछ मात्रा आर पार निकलती है, केवल कुछ मात्रा निकलेगी, इसमें निकलती है, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। आगे देखो भाई, पारभासी पदार्थों में से धुंधला दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। और इसमें भी जैसे अपन उदाहरण ले लें, तो उदाहरण जैसे तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, पतला कपड़ा आदि। ठीक है। तो तीन प्रकार के पदार्थों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। पारदर्शी पदार्थ तो वो पदार्थ है जिनके आर पार प्रकाश गुजर जाएगा, यानी कि इनके आर पार हम देख सकते हैं। अपारदर्शी पदार्थ वो पदार्थ है जिनके आर पार प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजरता है, यानी कि इनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। और पारभासी पदार्थ वो पदार्थ है जिनमें से कुछ मात्रा में प्रकाश आर पार निकल जाता है और कुछ मात्रा में नहीं निकल पाता, मतलब प्रकाश की पूरी मात्रा आर पार नहीं निकलेगी। तो ऐसे पदार्थों से हमें कैसा दिखाई देता, धुंधला दिखाई देता है। अब देखो क्या होता है, आपको पता है कि कोई पारदर्शी पदार्थ है तो इसके आर पार प्रकाश निकलना है, निकलेगा ही निकलेगा। तो देखो, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करे,
कोई एक पारदर्शी माध्यम है और उससे कोई दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करे, जैसे मान लीजिए जल से वायु में प्रवेश कर रहा है या वायु से जल में प्रवेश कर रहा है, तो प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? अपवर्तन की एक घटना घटित होती है। इसके बारे में हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। दूसरी बात देखो कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम पर पड़ता है, पारदर्शी से किस में पड़े? अपारदर्शी में, तो उस कंडीशन में क्या होती है कि ये जो आपका अपारदर्शी पदार्थ इसकी छाया बन जाती है। मतलब जहां जहां से प्रकाश नहीं गुजर पाया ना, वो आकृति पीछे की ओर छप जाती है। तो जो अपारदर्शी पदार्थ है वो आकृति ही छाया के रूप में हमें क्या होती है? बाहर की ओर दिखाई देती है, पीछे की ओर दिखाई देती है। तो जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगा तो क्या बन जाएगी भाई? उसकी छाया बन जाएगी। क्या बन जाएगी? छाया बन जाएगी। ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है, किस पर पड़ता है? चिकने पृष्ठ पर पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में होता है भाई प्रकाश का परावर्तन, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, परावर्तन। ठीक है। तो याद रह जाएगी ये बात कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम पर जाएगा तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। अपवर्तन का मतलब था मुड़ जाना, तो प्रकाश क्या होता है? मुड़ जाता है थोड़ा सा। जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम पर जाएगा तो क्या होगी? छाया का निर्माण होगा। लेकिन जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो उस दौरान प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। और इसी परावर्तन की घटना को हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो पहले वीडियो को पॉज करके आप ये बातें नोट कीजिए, उसके बाद में अपन बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की। ठीक है भाई, किया आपने नोट? तो मैं बात करता हूं प्रकाश के परावर्तन की। तो आप हेडिंग लगा लें अब, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, तो इस घटना को हम समझेंगे। तो समझने के लिए देखो, पहले एक चित्र अपन काम में लेते हैं। इधर ये हमारे पास में एक समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण। देखो भाई, दो शब्दों को समझना, एक तो होता है कांच और एक होता है दर्पण। ठीक है। कांच जो होता है ये तो पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी, मतलब इनके आर पार देखा जा सकता है। लेकिन इस कांच को ही हम दर्पण में बदलते हैं। तो जब दर्पण में आप कांच को बदलोगे तो आपको क्या करना है कि कांच की किसी भी एक सतह पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करनी होगी। क्या करनी होगी? परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करनी होगी। परावर्तक पदार्थ में आप सिल्वर की पॉलिश कर सकते हैं, आप एल्यूमिनियम की पॉलिश कर सकते हैं और आप निकल की भी पॉलिश कर सकते हैं। तो देखो, मेरे पास में एक समतल कांच ही है ये, लेकिन मैंने इधर वाली नीचे वाली जो सतह है इसके ऊपर मैंने परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी है।
परावर्तक पदार्थ के रूप में सिल्वर का उपयोग किया जा सकता है, एल्यूमिनियम का उपयोग किया जा सकता है और निकल का भी उपयोग किया जा सकता है। तो जब इसकी एक सतह पर मैं परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देता हूं तो ये कांच दर्पण में बदल जाता है। किसमें बदल जाता? दर्पण में। भाई कांच तो कैसा होता? पारदर्शी होता है, लेकिन इस कांच की किसी भी एक सतह पर हमने परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी तो ये कांच किस में बदल जाएगा? दर्पण में बदल जाएगा। तो मैंने इसकी नीचे वाली सतह पर क्या कर दी? परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी, तो अब ये ऊपर वाली जो सतह है ये प्रकाश का परावर्तन करने लग जाएगी। परावर्तन क्या होता है तो जान लेते हैं अपन अभी। तो देखो भाई, यहां पर मैंने क्या कर रखी है? एक परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर रखी है। जो दर्पण बनाया मैंने, तो दर्पण बनाने के लिए कांच की नीचे वाली सतह पर क्या कर दी? परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी। परावर्तक पदार्थ ये हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई देखो, मैंने क्या किया? एक दर्पण ले लिया और दर्पण भी कैसा? ये समतल है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये कौन सा दर्पण हो गया भाई? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम एक प्रकाश की किरण इस समतल दर्पण पर डालते हैं। एक प्रकाश की किरण मैंने क्या करी? इस समतल दर्पण पर डाल दी। तो डालने पर क्या होता है कि ये प्रकाश की किरण इस दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद में वापस ऐसे ये लौट जाती है। क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। तो ध्यान देना भैया, ये जो कांच है, ये दर्पण है आपका, इसके आसपास जो माध्यम है वो है वायु। कौन सा माध्यम है? वायु है। भाई वायु से प्रकाश की किरण इस दर्पण पर आई है और टकरा करके वापस किस में चली गई? वायु के अंदर चली गई। और ये जिस माध्यम से टकरा रही है वो आपका दूसरा माध्यम है, जो क्या है? समतल दर्पण। तो देखो, प्रकाश का जो परावर्तन है उसकी घटना इसी में छिपी हुई है। देखो, हम क्या बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन के लिए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो यह घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। देखो यहां पर क्या हुआ कि प्रकाश की जो किरण है वो वायु से आई, दूसरा माध्यम है समतल दर्पण, उससे टकराई और वापस किस में लौट गई? वायु में ही लौट गई। तो यह घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी प्रकाश के परावर्तन की? कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो यहां पर प्रकाश की किरण वायु से आई है, दूसरा माध्यम है समतल दर्पण, उससे टकराई है और वापस वायु में ही लौट गई है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो ये घटनाएं क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्लियर है बात? तो भाई हमारे सामने डेफिनेशन आ गई किसकी? प्रकाश के परावर्तन की। क्या परिभाषा हम देंगे? देखो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो यह घटना प्रकाश का
परावर्तन कहलाती है। तो यह घटना प्रकाश का क्या कहलाती है भाई? परावर्तन कहलाती है। बात आपको समझ में आ गई होगी। ये प्रकाश की किरण देखो वायु से आई, दूसरा माध्यम है, यहाँ पर समतल दर्पण उससे टकराई और वापस वायु के अंदर ही क्या हो गई? लौट गई। बस यही घटना क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से चिकने पृष्ठ पर पड़ता है, एक पारदर्शी माध्यम से चिकने पृष्ठ पर पड़ता है, तब प्रकाश का परावर्तन होता है। तो देखो यहाँ पर वायु खुद पारदर्शी माध्यम है और ये समतल दर्पण यहाँ पर क्या है? चिकना पृष्ठ है। जैसे इस पर गिरी है तो प्रकाश का क्या हो गया? परावर्तन हो गया। ठीक है ना। अब आगे अपन बात करते हैं, कुछ और बातें मैं आपको बताता हूं इसके अंदर, वो देखना आप। यहां पर आपके पास में जो पदार्थ है वो कौन सा है? परावर्तक पदार्थ की पोलिस। और यहां पर परावर्तक पदार्थ की जो पोलिस अपन कर रहे हैं वो कौन कौन से पदार्थ की हो सकती है? चांदी की, एल्यूमिनियम की या फिर निकल की। ठीक है। अब ध्यान दो भाई, ये जो प्रकाश की किरण इस चिकने पृष्ठ पर आई है, इस प्रकाश की किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोला जाता है इसको? आपतित किरण। और ये जो प्रकाश की किरण यहां पर टकराने के बाद में वापस लौट रही है, प्रकाश की इस किरण को अपन बोलते हैं परावर्तित किरण। ये कौन सी किरण है भाई? परावर्तित किरण है। ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? काम करते हैं कि ये जहां से टकरा करके लौटी है ना, ये बिंदु, इस बिंदु के ऊपर एक लंब डालते हैं अपन। आपको पता लंब 90 डिग्री के कोण पर डलता है। तो मैंने यहां पर एक लंब डाल दिया ये। ठीक है। ये जो लंब मैंने डाला है इसे बोला जाता है अभिलंब। अभिलंब। नीचे लिखता हूं थोड़ा, आपको दिख जाएगा। क्या बोला गया इसको? अभिलंब। ठीक है। ये जहां से टकरा करके गया है, जिस बिंदु से प्रकाश किरण टकरा करके गई है वापस, उस बिंदु पर हमने एक लंब डाला है और ये लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। अब देखो भाई, ये आपतित किरण और ये अभिलंब है। इन दोनों के बीच में कोण बनेगा जिसे अपन बोलते हैं आपतन कोण। और आपतन कोण को हम दिखाते हैं कोण आई से। ठीक। इसी तरीके से अभिलंब और ये आपकी जो परावर्तित किरण है, इन दोनों के बीच में भी एक कोण बनेगा और इस कोण को अपन बोलेंगे परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को हम दिखाते हैं कोण आर की सहायता से। किससे दिखाते हैं? कोण आर की सहायता से दिखाते हैं। तो देखो कुछ बातें यहां नीचे मैं आपको लिख देता हूं जो आपको अलग से याद रखनी है यहां पर। चलो मैं यहां लिख देता हूं इन बातों को। परावर्तन की परिभाषा हो गई, इसके बाद में कुछ बातें और लिखता हूं जो आप नोट कर लेना। पहली बात क्या है कि चिकने पृष्ठ पर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है? चिकने पृष्ठ से
टकराने के बाद वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये आने वाली किरण आपतित किरण हो गई, टकरा करके वापस लौटने वाली किरण परावर्तित किरण हो गई। तीसरी चीज देखो भाई, आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण, और आपतन कोण को हम किसकी सहायता से दिखाते हैं? कोण आई की सहायता से दिखाते हैं। तो यहां कोष्टक में मैं लिख देता हूं कोण आई कहते हैं, कहते हैं। एक बात और याद रखनी है आपको कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे अपन क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। तो देखो यहां पर अभिलंब व परावर्तन कोण के मध्य बने कोण को परावर्तन कोण, परावर्तन कोण को किसकी सहायता से दिखाएंगे अपन? कोण आर की सहायता से दिखाएंगे। कोण आर कहते हैं, कहते हैं। ठीक है भाई। तो हमने एक तो परावर्तन की परिभाषा देख ली, और परावर्तन की परिभाषा के साथ में अपन ने यहाँ पर कुछ परिभाषाएं भी देखी इस चित्र के आधार पर, है ना। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं ये बात आपके सामने आ गई। आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, ये चारों परिभाषाएं आपके सामने आ गई। अब इसके बाद में अपन परावर्तन के नियम निकालेंगे इसी चित्र की सहायता से। तो आप एक काम करें, पहले आप चित्र को छोड़ करके बाकी चीजें नोट कर ले, उसके बाद में अपन परावर्तन के नियम निकालेंगे इसी चित्र की सहायता से। तो वीडियो पॉज करके नोट करो पहले ये। ठीक है भाई, आपने किया नोट। अब इसके बाद में देखो अपन इसी चित्र की सहायता से क्या निकालने वाले हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम निकालने वाले हैं। तो देखो क्या नियम है प्रकाश के परावर्तन के। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, क्या नियम है देखो। तो पहला नियम समझना भाई, देखो भाई, आपतित किरण इस बिंदु पर टिकी हुई है, परावर्तित किरण इसी बिंदु पर टिकी हुई है, और अभिलंब भी इसी बिंदु पर टिका हुआ है। तो ये जो बिंदु है इसे अपन बोलते हैं आपतन कोण, और आपतन बिंदु। ये जो बिंदु है इसको क्या बोला जाता है? आपतन बिंदु बोला जाता है। और आपतन बिंदु की ये पूरी सतह है, ये जो सतह है इस सतह पर ये आपतन बिंदु क्या है? स्थित है। तो हमारा जो पहला नियम है परावर्तन का वो ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होती है। ये पूरा एक तल है और इस एक तल के भी एक ही बिंदु पर ये स्थित है, और इस बिंदु को हमने क्या नाम दिया है? आपतन बिंदु। तो पहला नियम हमारा क्या होता है देखो कि
आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर एक ही बिंदु का नाम क्या है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर स्थित होती है। ठीक है, ये पहला नियम हो गया भैया अपना। दूसरा नियम देखो, आपको पता ये आपतन कोण है और ये कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। तो हमारा दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं अर्थात कोण I बराबर होता है कोण R। देखो, यदि कोण I का मान 30 डिग्री है तो कोण R का मान भी 30 डिग्री ही होगा। यदि ये 40 डिग्री का है कोण तो ये भी 40 डिग्री का होगा। ये 50 डिग्री का है तो ये भी 50 डिग्री का है। ये 60 डिग्री का रहेगा तो ये भी 60 डिग्री का रहेगा। ठीक है, अब एक बात मैं आपको और यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं, उसको समझना आप। देखो भाई, यहां पर भी एक कोण रहा होगा और यहां पर भी एक कोण रहा होगा। इसका मान हमें पता नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि ये पूरा कोण 90 डिग्री का है और इधर से भी ये पूरा कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो मान लीजिए इसका मान आपको दे रखा 30 डिग्री, तो आपको पता है ये भी 30 डिग्री का ही होने वाला है। अब ये कोण कितने डिग्री का होगा? तो ये कोण होगा भाई 90 माइनस 30 डिग्री, तो कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का। क्योंकि याद रखो ये पूरा जो कोण है ये कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, क्योंकि हमने ये लंब डाला था और लंब 90 डिग्री के कोण पर डलता है हमेशा। ठीक है ना? तो यदि ये 30 डिग्री का है तो ये बचा हुआ एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। और ऐसे ही इधर का भी कितने डिग्री का होगा? 90 माइनस 30 बराबर 60 डिग्री। तो इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, परीक्षा में प्रश्न दे दे कि कोण I का मान तो 30 डिग्री है, चित्र बना करके दे दे आपको, और इस कोण का मान पूछ ले, तो आपको पता है कि ये कोण और ये कोण बराबर है, तो ये 30 तो ये भी 30 है ना, और ये दोनों कोण मिलाकर के 90 डिग्री का होता, तो आप 90 में से 30 घटा करके फिर निकाल सकते हो। तो इस तरीके भी कुछ प्रश्न आपको दिए जा सकते हैं, तो इनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ भाई। अब आप चाहें तो इस चित्र में और भी आप नाम दे सकते हैं, जैसे मैं ये जो बिंदु है जिसको मैंने क्या नाम दिया है भाई? आपतन बिंदु, इसको नाम दे देता हूं O। ठीक है, तो ये A, ये B, ये N, ठीक, और इसको मैं नाम दे देता हूं PQ। ध्यान दो, यहां पर AO आपतित किरण हो गई, OB परावर्तित किरण हो गई, ON अभिलंब हो गया, और PQ ये क्या हो गई? परावर्तक सतह हो गई, जो कि समतल दर्पण है। PQ क्या हो गई? परावर्तक सतह हो गई। इस चित्र को हम नाम क्या देंगे? तो देखो, इसको नाम देंगे
प्रकाश का परावर्तन व परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, तो देखो दो नियम है परावर्तन के, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु जिसे आपतन बिंदु नाम दिया उस पर स्थित होते हैं। और दूसरा क्या है, कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है, तो आप एक काम करें, नियम उतार लें और चित्र भी बना लें। इसके बाद में अपन जो प्रकाश का परावर्तन है उसके जो प्रकार है उसकी बात करेंगे। तो वीडियो पॉज करके आप नोट करेंगे, उसके बाद में वो लास्ट टॉपिक है अपना इस वीडियो का, वो भी करते हैं पूरा। ठीक है भाई, किया आपने नोट। अब हम बात करने वाले हैं प्रकार, ये जो परावर्तन है इसके प्रकार की। तो दो प्रकार का परावर्तन होता है भाई। परावर्तन के प्रकार, तो देखो कितने प्रकार का होता है प्रकाश का परावर्तन, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक तो होता है नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, और इसी का दूसरा नाम है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन। तो दोनों प्रकार के परावर्तन को हम समझेंगे। देखो यहां पर मेरे पास में एक समतल चिकना पृष्ठ है। क्या है, समतल चिकना पृष्ठ। जैसे यहां पर भी मान लीजिए मैंने समतल दर्पण ही ले लिया, और यहां पर मेरे पास में एक खुरदरा चिकना पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है, खुरदरा चिकना पृष्ठ है। ठीक है, इन दोनों ही प्रकार के पृष्ठों के ऊपर मैं एक समांतर किरण पुंज डालता हूं प्रकाश का, मतलब प्रकाश की समांतर किरणें हैं और उनका समूह है ये सारी आपतित किरणें हो गई भाई, जो कि समांतर आई है। ठीक है, और इस पे भी ऐसे ही डाला मैंने। समांतर किरण पुंज डाल दिया प्रकाश की किरणों का। अब ये परावर्तित होती है भाई। तो देखो इसमें तो कैसे होता है परावर्तन, कि ये परावर्तित होने के बाद में एक निश्चित दिशा में एक दूसरे के समांतर ही परावर्तित होती है। समांतर ही तो आई थी ये, और परावर्तित होने के बाद में एक निश्चित दिशा में एक दूसरे के समांतर ही ये क्या होती है, परावर्तित होती है। यहां तो ऐसा हो रहा है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता, क्योंकि पृष्ठ आपका खुरदरा है, कहीं पर उभार है, कहीं पर नीचा दबा हुआ है। तो ये प्रकाश की किरणें आई तो समांतर है, लेकिन जब ये परावर्तित होकर के जाती है
तो ये अलग अलग दिशाओं में परावर्तित हो जाती है, मतलब एक दूसरे के समांतर ये नहीं रहती है। ठीक है, कोई किस दिशा में चली जाएगी, कोई किस दिशा में चली जाएगी। तो इसी आधार पर हम नियमित परावर्तन को और अनियमित परावर्तन या विस्तृत परावर्तन है इसको समझेंगे। देखो, नियमित परावर्तन तो ये है और अनियमित परावर्तन ये है। तो नियमित परावर्तन को हम कैसे परिभाषित करेंगे कि जब प्रकाश की किरणों का समांतर किरण पुंज या प्रकाश का समांतर किरण पुंज किसी समतल चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है तो परावर्तन के बाद वो एक निश्चित दिशा में एक दूसरे के समांतर परावर्तित होते हैं। तो परावर्तन के बाद एक निश्चित दिशा में एक दूसरे के समांतर ही वो क्या होते हैं, परावर्तित होते हैं। इस प्रकार के परावर्तन को क्या बोला जाता है, नियमित परावर्तन बोला जाता है। दूसरा ये कि जब प्रकाश का समांतर किरणों का पुंज किसी खुरदरे चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है तो परावर्तन के बाद वो अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, अलग अलग दिशाओं में चली जाएगी, एक दूसरे के समांतर नहीं रहेगी, फिर वो अलग अलग दिशाओं में चली जाएगी। और इस प्रकार के परावर्तन को क्या बोला जाता है, अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन बोला जाता है। किरणें आप दोनों पर ही समांतर डालेंगे, लेकिन नियमित परावर्तन में तो परावर्तन के बाद में भी ये समांतर रहेगी और विस्तृत परावर्तन में परावर्तन के बाद में समांतर नहीं रहेगी, अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो मैं दोनों का डेफिनेशन यहां लिखता हूं। सबसे पहले अपन नियमित परावर्तन के लिए लिख लेते हैं, जब प्रकाश का समांतर किरण पुंज किसी समतल चिकने पृष्ठ जैसे समतल दर्पण पर आपतित होता है तो ये सभी किरणें एक दूसरे के समांतर एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं। तो ये तो आपकी होगी आपतित प्रकाश किरणें, आपतित प्रकाश किरणें, और ये हो गई परावर्तित प्रकाश
किरणें। ठीक है, तो देखो हमने देखा कि जब प्रकाश का समांतर किरण पुंज, मतलब समांतर किरणों का समूह है, वो किसी समतल चिकने पृष्ठ पर, समतल होना चाहिए चिकना पृष्ठ पर आपतित होती है, तो सभी किरणें एक दूसरे के समांतर एक निश्चित दिशा में ही परावर्तित होती है, और इस प्रकार के परावर्तन को अपन ने क्या बोला है, नियमित परावर्तन बोला है। तो यहां मैं लिख देता हूं, जैसे समतल दर्पण से होने वाला परावर्तन, ठीक है। तो ये कौन से परावर्तन का चित्र हो गया आपका, ऊपर वाला कौन से परावर्तन का हो गया, नियमित परावर्तन का हो गया। ठीक है, ऊपर वाला चित्र हो गया आपका नियमित परावर्तन का। इसके बाद में अनियमित या विसरित परावर्तन, तो इसका भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो, जब प्रकाश का समांतर किरण पुंज किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होता है, तो सभी प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशा में परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार का परावर्तन विसरित परावर्तन कहलाता है। विसरित परावर्तन कहलाता है। ठीक है, जैसे इसमें उदाहरण अपन दे दे, जैसे धुएं, धूल कण वायुमंडल के कण आदि के द्वारा होने वाला परावर्तन, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहां पर प्रकाश की समांतर किरण पुंज आई है, लेकिन अलग अलग दिशाओं में परावर्तित हो गई। परावर्तन के बाद में ये एक दूसरे के समांतर नहीं रही है, तो यही परावर्तन क्या कहलाएगा, अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन कहलाएगा। धुएं के द्वारा, धूल कणों के द्वारा और वायुमंडल के जो कण है उसके द्वारा क्या होता है कि अनियमित या विसरित परावर्तन ही होता है। दैनिक जीवन में ज्यादातर अपने को जो परावर्तन देखने को मिलता है वो मिलता है अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। सूर्य की जो रोशनी है वो हमारा रूम या कमरा है उसके अंदर भी पहुंचती है ना, तो वो इसी परावर्तन के द्वारा पहुंचती है। भाई सीधी खिड़की से आ रही जब तो बात अलग है, लेकिन जैसे मान लीजिए आपकी फर्श है घर के सामने, उससे टकरा करके कमरे के अंदर जो किरणें प्रवेश करेगी तो वो कौन से परावर्तन के द्वारा प्रवेश करेगी, अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन के द्वारा प्रवेश करेगी। तो भाई ये तो हो गई आपकी
आपतित प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें, आपतित प्रकाश किरणें। और इधर वाली हो गई है परावर्तित प्रकाश किरणें। और ये चित्र कौन से परावर्तन का हो गया? विसरित परावर्तन का हो गया। और आपको पता है ऊपर वाला चित्र किसका है? नियमित परावर्तन का है, तो उसको आप लिख लेंगे। नियमित परावर्तन आप यहां पर चित्र में नाम डाल देंगे, ठीक है। ये तो आपका हो गया समतल चिकना पृष्ठ, और ये हो गया आपका खुरदरा पृष्ठ, खुरदरा पृष्ठ, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार के परावर्तन आपके सामने आ गए। परावर्तन दो प्रकार का है, नियमित और विसरित, दोनों की परिभाषा आपके सामने आ गई, चित्र भी आपके सामने आ गया। अब एक घटना और बची है इसमें, विसरित परावर्तन से संबंधित एक छोटी सी घटना, उसको और लिखवाऊंगा अभी। तो पहले वीडियो पॉज करके आप ये परिभाषा और चित्र उतारे, उसके बाद में उसके बारे में बात करता हूं मैं। ठीक है भाई, किया आपने नोट? तो इस विसरित परावर्तन पर आधारित दो बातें हैं जो आप सुन लीजिए ध्यान से। तो देखो भाई, एक बात मैंने आपको ये बताई है कि सामान्य दैनिक जीवन में अधिकांश परावर्तन विसरित परावर्तन होता है, ठीक है। हमें जो वस्तुएं दिखाई देती है वो भी विसरित परावर्तन के द्वारा ही दिखाई देती है। दूसरी बात देखो भाई, सूर्य से हमारी आंखों में जो प्रकाश आता है वो वायुमंडल से गुजरता हुआ आता है, ठीक है। तो क्या होता है कि सूर्य से तो 7 रंगों का प्रकाश आता है, लेकिन जो वायुमंडल के कण होते हैं वो उन 7 रंगों के प्रकाश में से सबसे ज्यादा नीले रंग का जो प्रकाश है उसका विसरित परावर्तन करते हैं। कौन से रंग का? नीले रंग का जो प्रकाश है उसका विसरित परावर्तन करते हैं। तो वो नीला रंग का जो प्रकाश है वो ही हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, और इसी कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। एक प्रश्न परीक्षा में पूछ सकते हैं कि आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है, तो हम क्या उत्तर देंगे कि सूर्य से 7 रंगों का प्रकाश आता है जो कि वायुमंडल से गुजरता हुआ आता है। तो वायुमंडल के कण नीले रंग के प्रकाश का सर्वाधिक विसरित परावर्तन करते हैं, तो नीला रंग ही हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है और इस कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। यदि हम आकाश के ऊपर से देखें या पृथ्वी के बाहर से देखें या फिर अंतरिक्ष से देखें तो हमें आकाश काला नजर आता है, क्योंकि हमारा जो वायुमंडल है उसके बाहर की ओर, यानी कि पृथ्वी के बाहर की ओर अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं पाया जाता, तो वहां पर प्रकाश का परिकिरण ही नहीं होता, प्रकाश का परावर्तन ही नहीं होता, प्रकाश का विसरित परावर्तन ही नहीं होता है। तो इस कारण से हमें वहां पर आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, यहां पर अब क्या याद रखेंगे कि सूर्य से आने
वाले प्रकाश। सूर्य से आने वाला प्रकाश सफेद रंग का होता है, जिसमें 7 कलर होते हैं। आने वाले प्रकाश में से वायु मंडल के कण नीले रंग के प्रकाश का सर्वाधिक अनियमित या विसरित परावर्तन करते हैं, जिससे नीले रंग का प्रकाश ही हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। इसी कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। तो परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि आकाश नीला रंग का क्यों दिखाई देता, तो हमारा उत्तर होगा सूर्य से आने वाले प्रकाश में से वायुमंडलीय के कण नीले रंग के प्रकाश का सर्वाधिक अनियमित या विस्तृत परावर्तन करते हैं, जिससे नीले रंग का प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। इसी कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। दूसरी बात, यदि हम, चलो ऐसे लिख लेते हैं इसको, वायुमंडल के बाहर से या पृथ्वी के बाहर से या अंतरिक्ष से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी के बाहर या वायु मंडल के बाहर या अंतरिक्ष में वायु मंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, जिससे हमारे
नेत्रों में कुछ भी प्रकाश प्रवेश नहीं करता है। और जब हमारे नेत्रों में प्रकाश प्रवेश ही नहीं करेगा तो हमें वो चीज कैसे नजर आएगी? काली नजर आएगी। तो वायुमंडल के बाहर से या पृथ्वी के बाहर से या अंतरिक्ष से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है वो काला? क्योंकि पृथ्वी के बाहर या वायुमंडल के बाहर या अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, जिससे हमारे नेत्रों में कुछ भी प्रकाश प्रवेश नहीं करता है। और प्रकाश कुछ भी प्रवेश नहीं करेगा तो वो वस्तु हमें कैसी नजर आएगी? काली ही नजर आएगी। ठीक है, तो एक तो आप ये क्वेश्चन तैयार करेंगे अच्छे से, भाई आकाश नीला रंग का क्यों दिखाई देता। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपको और बोलता हूं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए। एक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार करना है इस वीडियो में से। तो आप वीडियो पॉज करके ये ऊपर वाली जो बातें हैं ये आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए। चित्र सहित वो चीजें मैंने आपको बताई थी। और ये एक प्रश्न ये है कि आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप ये बात भी नोट कर लो। ठीक है भाई, आपने नोट कर लिया होगा। आज के वीडियो में 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो समतल दर्पण है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।